हेलो एवरीवन, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग एक हिस्ट्री का स्पेशल बैच चालू करने वाले हैं और ये बैच आपका किस एग्जाम के लिए ओरिएंटेड रहेगा उसका नाम तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडीएन, जितने भी वन डे एग्जाम्स आपके रहेंगे। एसएससी सीजीएल एक आप लोगों को मतलब कि एक ऐसा एग्जाम रखना चाहिए इसको कि जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है ग्रेजुएट लेवल के वन डे एग्जाम वो एसएससी सीजीएल के सिलेबस के अंदर ऑटोमेटिक अपने आप आ ही जाते हैं। आप अगर एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं तो कोई भी स्टेट का पुलिस का, कांस्टेबल का, लेखपाल, वीडियो, कहीं की भी भर्ती हो, अगर वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की भर्ती है तो एसएससी सीजीएल इज द, बोलते ना, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम फॉर ऑल दिस एग्जाम्स। और अगर आप लोग बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो आपको वहां पे आईबीपीएस पीओ का पेपर देना चाहिए, क्योंकि उस बैंकिंग के पेपर से आप किसी भी बैंकिंग का पेपर आराम से निकाल सकते हैं। तो अगर आप लोग किसी भी वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बैच आपके लिए है। मैं सारे एग्जाम्स के नाम यहाँ पे लिख नहीं सकता, इसलिए मैंने एसएससी जो एग्जाम्स रहते हैं मैंने उनके नाम लिखे हैं, और वो भी वही एग्जाम जो सबसे ज्यादा बच्चों के द्वारा भरे जाते हैं। आइए अब देखिए यहाँ पर, अब ये बैच आपको फायदा कहाँ कहाँ पर देगा, इस बैच से आपको फायदा क्या होगा। ठीक है, आपके जितने भी वन डे एग्जामिनेशन आपके जितने भी वन डे एग्जामिनेशन हैं, जैसे कि मान लो जैसे कि आपका एसएससी हो गया, ओके, और आपके एसएससी के अंदर कौन कौन से आते हैं, सीजीएल आता है, सीएचएसएल आता है, बाद में आपका सीपीओ आता है, फिर एमटीएस एंड एसएससी जीडी, मेनली यही एग्जाम्स आते हैं। फिर बाद में जो आपके स्टेट के एग्जाम होते हैं, जो स्टेट के एग्जाम जैसे मैं बोलता हूँ यूपीएसआई हो गया, ओके, फिर उसके बाद में आपका एमपीएसआई हो गया, मतलब भी किसी भी स्टेट का सब इंस्पेक्टर का पेपर और कांस्टेबल का पेपर। और उसके बाद भी जो आपके लेखपाल वगैरह के फॉर्म होते हैं, दिस बैच इज इनफ फॉर दैट, ओके। फिर उसके बाद में जो आपके डिफेंस के पेपर होते हैं, जो आपके डिफेंस के पेपर होते हैं, जैसे लाइक सीडीएस, एनडीए, जीके, जीके कहीं भी अलग नहीं आती। अगर मैं सीडीएस और एनडीए की बात करता हूँ तो इनका पेपर कंडक्ट करवाया जाता है यूपीएससी के द्वारा, यूपीएससी इनका पेपर लेता है। तो सबको लगता है कि पेपर का लेवल हाई होगा, जी हाँ, पेपर का लेवल हाई होता है, लेकिन उसके लिए जिसने सिलेबस कंप्लीट पढ़ा नहीं है, जिस बच्चे ने सिलेबस कंप्लीट पढ़ लिया, देखो, जिस बच्चे ने सिलेबस कंप्लीट पढ़ लिया होगा उसके लिए कोई भी पेपर का मतलब बोलते हैं ना टफ, किसी पेपर का टफनेस इतना ज्यादा नहीं होता। जैसे कि मैं बोलूँ, सिर्फ सीएससी का और किसी भी स्टेट के पीसीएस के एग्जामिनेशन ये इतने टफ होते हैं कि हाँ हाँ आप बोल सकते हो कि उनके लिए जीके डीप में पढ़ना पड़ता होगा। बट लाइक सीडीएस, एनडीए जैसे पेपर केवल सिलेबस को अच्छे से पढ़ना और प्रीवियस ईयर के पेपर्स को एनालाइज करना है। अगर वो आप लोग सीख गए तो वो इतना टफ नहीं होगा। ओके, चलिए, ये तो आपके हो गए मेजर एग्जाम जो आपको मतलब कि इस बैच से आप निकाल सकते हो। हिस्ट्री का सब्जेक्ट मतलब आपका हिस्ट्री पूरा यहाँ से कवर किया जाएगा, कुछ छोड़ा नहीं जाएगा, ओके। हिस्ट्री कंप्लीट करने को मैक्स टू मैक्स लगेंगे हमको 50 से 55 घंटे, ओके। 50 से 55 क्लासेस लगेंगी, और हमारा एक लेक्चर मिनिमम होगा 1 घंटे का, मतलब आज से 2-3 दिन के बाद में आपके जो भी लेक्चर रहेंगे वो 1-1 घंटे के रहेंगे। और आपको नोट्स भी मैं यहीं पे बनवाऊंगी। और रही बात नोट्स की, अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी। जो बच्चे प्रिंट मार सकते हो प्रिंट मार ले, और जो मेरे साथ लिखना चाहते हो मेरे साथ लिखे, क्योंकि मैं खुद यहाँ पर बोर्ड के ऊपर लिखने वाला हूँ, तो आप भी मेरे साथ में नोट्स बना सकते हैं, ओके। तो आई होप कि आपको इस बैच से लेकर कोई डाउट नहीं हो कि आप कौन कौन से एग्जाम के लिए इस बैच को पढ़ना चाहिए, ओके। चलिए, चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री, ओके। क्या स्टार्ट करने वाले, हम लोग स्टार्ट करने वाले हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास। क्या होता है? इतिहास होता है हिस्ट्री का मतलब। देखो, जब भी हम लोग हिस्ट्री वर्ड सुनते हैं तो हमारे माइंड में एक ही इमेज बनता है। क्या बनता है? कि ये भी अभी हम लोग अपने बीते हुए पास्ट के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? बीते हुए पास्ट अर्थात अतीत के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या हर चीज हिस्ट्री होती है? क्या हर चीज को हिस्ट्री बोला जाता है? जी नहीं। हमारे पास्ट में, अतीत में बीते हुए हर चीज को इतिहास नहीं बोला जाता। हम सिर्फ उन्हीं चीजों को इतिहास अर्थात हिस्ट्री बोल सकते हैं जिन चीजों के साक्ष्य या फिर सबूत हमारे पास मौजूद है, ओके। नहीं तो हिस्ट्री में कितनी घटनाएं घटी हैं लेकिन हम सबके बारे में मालूम नहीं कर सकते। लेकिन जैसे कोई भी महाराजा, किसी भी राजा का शासन वगैरह क्या होता है, उसके साक्ष्य हैं, सबूत है। तो जिस किसी भी चीज के साक्ष्य अथवा
सबूत हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, हम लोग उसी चीज को हिस्ट्री की श्रेणी में काउंट करते हैं। ओके, तो आइए देखिए इतिहास का उद्भव कहाँ से हुआ। इतिहास मतलब कि हिस्ट्री एक ग्रीक वर्ड है। क्या है? ये आपका एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड का मतलब क्या होता है? ये आपका एक यूनानी शब्द है। क्या ये आपका एक यूनानी शब्द है? ओके, ये एक आपका यूनानी शब्द है। यूनानी शब्द में एक वर्ड आता है आपका हिस्टोरिया। क्या आता है? हिस्टोरिया आता है। हिस्टोरिया। ओके, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखने वाला हूँ ताकि दोनों बच्चों को तकलीफ ना हो। देखो, हिस्टोरिया। अब हिस्टोरिया का अर्थ क्या होता है? हिस्टोरिया का अर्थ होता है इंफॉर्मेशन और नॉलेज गैदर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। इंफॉर्मेशन और नॉलेज गैदर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन, मतलब छानबीन करके हमको जो भी जानकारी मिलती है उसको हिस्टोरिया कहा जाता है। ओके, छानबीन करके हमको जो भी जानकारी और ज्ञान प्राप्त होता है उसको हिस्टोरिया कहा जाता है। ओके, और ये यूनानी शब्द किसने दिया था? यहाँ पर एक ग्रीक पर्सन थे। क्या थे? यहाँ पर एक ग्रीक पर्सन थे यूनान में। ग्रीक पर्सन। ओके, उनका नाम क्या था? उनका नाम था हेरोडोटस। क्या नाम था? हेरोडोटस था। दूसरी जगह लिखता हूँ। चलो, उनका नाम था हेरोडोटस। ओके, हेरोडोटस उनका नाम था। इन्होंने एक बुक लिखी थी। इन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। इसका नाम क्या था? इसका नाम था हिस्टोरिका। इन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। ओके, हिस्टोरिका इस बुक का नाम था। अब देखो, हिस्टोरिका इस बुक का नाम था। ये पहली इतिहास की बुक थी जिसके अंदर अतीत के बारे में बताया गया था। ये पहली इतिहास की बुक थी जिसके अंदर अतीत के बारे में बताया गया था। इसीलिए हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री और इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इनको फादर ऑफ द हिस्ट्री, फादर ऑफ द हिस्ट्री और इतिहास का पिता भी कहा जाता है। और आप इतिहास का जनक भी बोल सकते हैं, इतिहास का पिता। समझ गए? कोई शक इसके अंदर? आपको कोई शक नहीं? अब देखो, अब कोई भी चीज इतिहास है कि नहीं है, ये पक्का करने के लिए हमारे जितने भी इतिहासकार थे उन लोगों ने दो चीजें बनाई। बोली कि अगर इन दो श्रेणियों में ये दोनों चीजें फिट बैठती हैं तो वो इतिहास होगा, नहीं तो वो इतिहास नहीं होगा। ओके, अब आइए देखते हैं वो दोनों चीज क्या थी। देखिए, इतिहास को पहचानने के लिए या कोई भी चीज इतिहास है उसको उस श्रेणी में डालने के लिए कि हाँ, जैसे कि आप कहीं पे अगर जा रहे हो, कहीं मिट्टी में आपको अगर पड़ा हुआ एक बक्सा मिलता है तो वो बक्सा आपके इतिहास से जॉइंट है कि नहीं है, उसको कैसे मालूम किया जाएगा, अब हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले उसके स्रोत का ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि वो स्रोत, जो चीज हमको मिले उसका स्रोत क्या है। तो वो आपके जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, तो उन्होंने उसके सोर्सेज के बारे में बताया है कि उसके सोर्सेज और स्रोत क्या हो सकते हैं। उसके सोर्सेज और स्रोत क्या हो सकते हैं। सबसे पहला स्रोत होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। क्या होता है? आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या होता है? आर्कियोलॉजिकल सोर्स आपका होता है पुरातात्विक स्रोत। क्या होता है? पुरातात्विक स्रोत। अब इसके अंदर क्या क्या आते हैं, अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, आपको ध्यान से उसको लिखना है। देखिए, इसके अंदर क्या क्या आता है। इसके अंदर आते हैं इन इंस्क्रिप्शन। ओके, क्या आता है? इंस्क्रिप्शन आते हैं, अर्थात अभिलेख आते हैं। इसके अंदर क्या आते हैं? अभिलेख आते हैं। इसके बाद क्या आता है? मॉन्यूमेंट्स आते हैं। क्या आते हैं? मॉन्यूमेंट्स आते हैं, अर्थात स्मारक आते हैं। ओके, स्मारक के बाद क्या आते हैं? कॉइन्स आते हैं। कॉइन्स अर्थात आपके सिक्के होते हैं। ओके,
उसके बाद क्या आते हैं, स्टैचू आती हैं। स्टैचू, स्टैचू अर्थात क्या होती है आपकी, मूर्तियां होती, क्या होती है आपकी, मूर्तियां होती है। ओके, तो इतनी सारी चीजें, और जो आपके अवशेष होते हैं, क्या होते हैं, फॉसिल्स अर्थात आपके अवशेष होते हैं, वो इसके अंदर आते हैं। अगर आपका, आपके पास कोई भी वस्तु है जो इतिहास से जुड़ी हुई है, अगर वो इस पहले चीज के अंदर काउंट होती है, तो वो आपकी क्या होगी, वो आपके इतिहास से जुड़ा हुआ होगा। मान लीजिए, समझ लीजिए कि अभी लास्ट वीक की बात है, किसी खेत के अंदर, किसी फौजी का खेत था, वहां पे वो जमीन को समतल करवाने के लिए जेबीसी का, जे जेबीसी उसने मंगाया था। तो वहां पे जमीन में से बहुत सारे महाभारत काल के अस्त्र और शस्त्र वहां पर पाए गए, और दो तीन हांडिया जो खजाने की थी, वो वहां के मजदूर लेके भाग गए। अब बात क्या है, अब वो जो चीजें हमको मिली है, अब देखिए वहां पे जो, मैं अगर उन हांडियों की बात करता हूँ, अगर वो एएसआई के हाथ लगते हैं, मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ओके, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मतलब कि अगर कोई भी चीज जो इतिहास से ज्वाइंट है, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपने अंदर उसको रख लेता है कि हाँ, अब इसके ऊपर हमारा अधिकार है। देखिए, तो वो सिक्के जो थे, उन सिक्कों से हमें मालूम पड़ सकता था कि अगर वो हथियार महाभारत काल के हैं, तो उस टाइम पे कैसे सिक्के थे। ओके, तो हालांकि उसके ऊपर खोज चालू है, लेकिन आप एक ऐसी चीज मान सकते हो कि ये सारी चीजें हमको बताती है कि हमारा चीज वो इतिहास से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद जो आपका दूसरा टाइप आता है, अब इसके बाद जो आपका दूसरा टाइप आता है, वो आपके आते हैं साहित्यिक स्रोत। क्या आते हैं, साहित्यिक स्रोत। ओके, वो क्या होता है, मेरे साहित्यिक स्रोत होते हैं, अर्थात लिटरेरी सोर्सेज। ओके, मेरे साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। चलिए, अब देखिए, साहित्यिक स्रोत को भी तीन भागों में डिवाइड किया गया है। अब वो तीन भाग कौन कौन से आपके, पहला भाग, पहला भाग क्या है आपका, पहला भाग है आपका धार्मिक अर्थात रिलीजियस। क्या है आपका, रिलीजियस अर्थात धार्मिक, धार्मिक चीजों के। धार्मिक स्रोत का अर्थात होता है जैसे आपके रामायण हो गए। ओके, रामायण हो गया, मतलब रामायण, जब हम लोग रामायण देखते तो हम लोग को राम सेतु के बारे में, अलग अलग जहाँ उनकी मंदिर टेम्पल्स वगैरह थे उनके बारे में मालूम पड़ता है, रामायण। फिर क्या हो गए, वेद हो गए, वेद के बाद पुराण हो गए। वेद, वेद में क्या क्या आता है, ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इनको इन सारी चीजों को पढ़ के भी हम लोग को इसके बारे में, इतिहास के बारे में मालूम पड़ता है। एक और लिख लो, महाभारत। ठीक है, महाभारत। ओके, अब दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है नॉन रिलीजियस। ओके, नॉन रिलीजियस अर्थात आपका गैर धार्मिक। क्या आता है, गैर धार्मिक। गैर धार्मिक में क्या 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 रहता है आपका, गैर धार्मिक में आपका आता है जैसे कि किसी बहुत जुने काल में किसी ने कोई बुक लिखी हो, जैसे चाणक्य की अर्थशास्त्र। ओके, चाणक्य की अर्थशास्त्र, ठीक से लिख लो, चाणक्य की अर्थशास्त्र। ओके, चाणक्य की अर्थशास्त्र, अर्ध ने अर्थ, अर्थशास्त्र। पतंजलि का महाभाष्य। ओके, पतंजलि ने कौन सी बुक लिखी थी, महाभाष्य लिखी थी। ओके, तो ऐसे ही बहुत सारी बुक्स जो आपकी होती है, जो जूने काल में लिखी गई हैं, उनको हम लोग इतिहास की श्रेणी में रखते हैं, अगर वो इनमें से किसी में काउंट होती है। जैसे एक और बुक था मैगस्थनीज की इंडिका। ओके, मैगस्थनीज की इंडिका, मैगस्थनीज ने कौन सी बुक लिखी थी, इंडिका। ओके, चल, अब इसके बाद और भी बुक्स आते हैं, जैसे विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस वगैरह, और भी है। और एक तीसरा जो आता है, आपका आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स। कहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या रहता है आपका, डिस्क्रिप्शन ऑफ, डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, फॉरेन ट्रेवलर्स। ओके, डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, मतलब विदेशी यात्रियों द्वारा लिखी गई पुस्तक। ओके,
विदेशी यात्रियों द्वारा, विदेशी यात्रियों द्वारा विदेशी यात्रियों द्वारा लिखी गई पुस्तक। ओके, विदेशी यात्रियों द्वारा लिखी गई पुस्तक। समझ गए आप? मतलब कि जब कोई भी विदेशी भारत देश में आता था, वो यहाँ से जाने के बाद में उसने अपने देश में जो कुछ भी देखा वो उसके बारे में लिखता था। जैसे कि एक पेश महोदय थे जो राजा कृष्ण देव राय के समय पर हमारे भारत के एक राज्य विजयनगर में आए थे, तो उन्होंने भी अपने पुस्तक में उस राज्य के बारे में बड़ी अच्छी बातें लिखी थी कि वो राज्य कितना विशाल था। मध्यकालीन भारत में सबसे समृद्ध राज्यों में से एक राज्य था आपका राज्य विजयनगर। ओके, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी वस्तु मिली है, अगर वो इन दोनों चीजों में से किसी भी एक में फिट बैठती है तो आपके इतिहास के अंतर्गत काउंट होगी, नहीं तो वो इतिहास के अंतर्गत काउंट नहीं होगी। समझ गए आप? इसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो फिर अब हम बढ़ते हैं आगे अपने सिलेबस के ऊपर। ओके, तो जितना मुझे बताना था मैंने आपको बता दिया। चलिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो हिस्ट्री है, हम लोग को पढ़ना क्या है इसके अंदर। हमारा जो इतिहास है, हिस्ट्री अर्थात इतिहास, इसके अंदर हमको पढ़ना क्या। ओके, इतिहास देखो, मेजरली इतिहास को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। मेजरली इतिहास को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला तो आपका है एशियंट हिस्ट्री। क्या आपका? एंशंट हिस्ट्री अर्थात प्राचीन भारत। क्या आपका? प्राचीन भारत। उसके बाद में दूसरा क्या आपका मेडिवल हिस्ट्री है। तो क्या आपका मेडिवल हिस्ट्री है अर्थात मध्यकालीन भारत। क्या आपका? मध्यकालीन भारत। आप भी मेरे साथ में नोट्स बनाते रहिए। मध्यकालीन भारत। फिर तीसरा क्या आपका? तीसरा आपका है आधुनिक भारत। क्या आपका? अर्थात मॉडर्न हिस्ट्री। क्या ये आपका? मॉडर्न हिस्ट्री अर्थात आधुनिक भारत। ठीक है, आधुनिक भारत। चलिए, अब देखिए, अब इनमें से जो सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है वो है आपके प्राचीन भारत का। जो सबसे बड़ा पार्ट है आपका, वो आपका क्या है? वो आपका प्राचीन भारत है। ओके, फिर उसके बाद में मेडिवल हिस्ट्री आता है आपका। फिर उसके बाद में आपका क्या आता है? आधुनिक भारत आता है। आज आपका मॉडर्न हिस्ट्री इतना कुछ बड़ा नहीं है सिलेबस में, सिलेबस इसका छोटा ही है, बट बोलते हैं ना थोड़ा सा डिफिकल्ट, और बोल सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राचीन भारत में क्या हुआ हमको उससे कोई इंपॉर्टेंट नहीं। मेन चीज होती है मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग कितना अच्छे से समझ पाए हैं चीजों को, क्योंकि ज्यादातर फैक्ट स्टोरीज और जितनी भी चीजें वगैरह सबको मॉडर्न हिस्ट्री में ही मिलेंगी। ठीक है, चलिए, तो हम लोग अभी वन बाय वन सबका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। आइए देखिए, जैसे कि मैं अगर एशियंट हिस्ट्री के बारे में आपको बताऊं, तो एशियंट हिस्ट्री अगर सबसे बड़ा है तो ये आगे जाकर और तीन हिस्सों में बढ़ जाता है। एशियंट हिस्ट्री आगे जाकर और तीन हिस्सों में बढ़ जाता है। मैं सिंबल्स का यूज करता हूँ ताकि अच्छे से लिख भी सकूं और आपको समझा भी सकूं। ओके, एशियंट हिस्ट्री आगे जाकर और तीन हिस्सों में बट जाता है, जिसमें से सबसे पहला है आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड। क्या है? प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड अर्थात प्राग ऐतिहासिक काल। ओके, प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल मतलब ये ऐसा टाइम था जिस टाइम के सबूत तो हमारे पास हैं, लेकिन कोई भी स्क्रिप्चर्स वगैरह, मतलब लेखन शैली कुछ भी नहीं है। मतलब कि इस इस कालखंड के हमारे पास बर्तन, वहां के सिक्के और अवशेष सब कुछ है, लेकिन इस टाइम के कुछ भी स्क्रिप्चर्स या फिर लेखन शैली या फिर कोई भी ताम्रपत्र वगैरह हमको प्राप्त नहीं हुए। मतलब ये बोला जा सकता है कि प्री
हिस्टोरिक पीरियड या फिर प्राग ऐतिहासिक काल एक ऐसा टाइम था जब लेखन शैली का विकास नहीं हुआ था। ठीक है, चलिए। फिर उसके बाद में दूसरा आपका आता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। क्या आता है? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। क्या आता है? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड अर्थात आद्य ऐतिहासिक काल। होते आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ये एक ऐसा टाइम है, इस टाइम के हमारे पास वस्तुएं भी हैं और लिखे हुए स्क्रिप्चर्स भी है, लेकिन स्क्रिप्चर्स जो लेखन शैली, जो पुस्तकें वगैरह हमको मिली है, जो सबूत मिले, उनको पढ़ा नहीं जा सका है। जो चित्र डिजाइन वगैरह हमको मिली है, मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि आद्य ऐतिहासिक काल में ये एक ऐसा टाइम था जहां पर लेखन शैली का विकास हुआ तो था, लेकिन एक समान रूप से एक लेखन शैली विकसित नहीं थी कि हर जो भी समाज सिर्फ एक लेखन शैली को देखे। मतलब यहाँ पे जो भी लेखन शैली थी उसको हम लोग अभी तक पढ़ नहीं पाए, वो आपके प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में अंदर आते हैं। फिर उसके बाद में जो तीसरा आपका आता है, तीसरा हमारा आता है हिस्टोरिक पीरियड। क्या आता है? हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड का अर्थ है ऐतिहासिक काल। क्या है? ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल का अर्थ क्या है? ऐतिहासिक काल का अर्थ है इस कालखंड में हमको जो भी वस्तुएं और जो भी लेखन शैली हमको मिली है उनको अच्छे से पढ़ा जा चुका है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है कि प्री हिस्टोरिक, प्रोटो और हिस्टोरिक पीरियड आपका क्या है। ओके, चलिए। तो हम लोग इनको डब्बे में बंद कर देते हैं ताकि आप लोग अच्छे से लिख सकें। नोट्स आपको अच्छे से ही बनाना है ताकि आप लोग और अच्छे से समझ सके। देखिए, नोट्स तो मैं आपको दूंगा ही। ओके, नोट्स तो मैं आपको दूंगा ही, बट बोलते हैं ना कि अपने हाथों से बनाया हुआ नोट्स कुछ ज्यादा ही अच्छा होता है। अपने हाथों से बनाया हुआ नोट्स कुछ ज्यादा ही अच्छा होता है, तो आप लोग अपने हाथों से ही नोट्स को बनाइए। ठीक है, चलिए। अब इसके बाद में जो आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड अर्थात प्रागैतिहासिक काल जो है, वो आगे और फैला हुआ था। ओके, अब ये आ गया आपका और फैला हुआ था। जैसे देखिए, इस काल ये कालखंड सबसे बड़ा कालखंड है। प्रागैतिहासिक कालखंड सबसे बड़ा कालखंड है। ओके, जैसे कि इस कालखंड में आपकी दो चीजें और थी। इस कालखंड में आपका एक था स्टोन एज। क्या था आपका? स्टोन एज। स्टोन एज अर्थात आपका पाषाण युग। क्या था आपका? पाषाण युग था। ठीक है, आपका पाषाण युग था। फिर इसके बाद में इसका भी सेम रंग रख दो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, क्या था? पाषाण युग था। फिर इसके बाद में क्या आता है आपका? इसके बाद आता है आपका कॉपर एज। क्या आता है? कॉपर एज। ओके, इस कॉपर एज को हम लोग चाल्कोलिथिक एज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? चाल्कोलिथिक एज। अब हिंदी में इनको बोला जाता है, इसको बोला जाता है ताम्र। ओके, ताम्र युग। क्या बोला जाता है? ताम्र युग। और इसी के साथ में इसको बोला जाता है ताम्र पाषाण काल। क्या बोलते हैं? ताम्र पाषाण काल। ओके, अब ताम्र पाषाण काल का अर्थ क्या होता है? ताम्र पाषाण काल का अर्थ क्या होता है? अब देखो यहाँ पर, वेट जरा, इसको एज मत लिखो, इसको पीरियड लिखो। काल है ना ये, इसको पीरियड लिखो। ताम्र पाषाण काल। सही। अब देखिए, जो ताम्र पाषाण काल है, अब स्टोन एज का अर्थ क्या होता है? स्टोन एज का अर्थ होता है कि ये ऐसा युग है जहां पर सब कुछ पत्थरों से किया जाता था। मतलब भाले, हथियार वगैरह, जो भी शिकारों, जो भी जानवरों को शिकार वगैरह, जो आपके पाषाण थे, स्टोन्स थे, उनका यूज यूज करके किया जाता था। फिर इसके बाद क्या हुए? मनुष्य थोड़े और विकसित हुए। फिर वो लोग तांबे की खोज हुई। जब तांबे की खोज हुई तो भी वो लोग तांबे में इतने विकसित नहीं थे कि वो लोग तांबे से सब कुछ बना सके। जब तांबे की खोज हुई तो भी तांबे के ही छोटे मोटे हथियार, बर्तन वगैरह बन पाए थे। फिर उसके बाद आता है ताम्र पाषाण काल, जहाँ पे तांबा और पत्थर क्या हुआ? मिक्स हो गए। जहाँ पे तांबा और पत्थर क्या हुआ? आपका मिक्स हुआ। उसको बोला जाता है चाल्कोलिथिक पीरियड अर्थात ताम्रपाषाण काल, जहाँ पे तांबे और पत्थर का उपयोग साथ में किया जाने
लगा। ओके, अब इसके बाद भी इसके अंदर जो आपका एक युग और आता है, स्टोन एज भी थोड़ा काफी बड़ा एज है आपका, स्टोन एज भी आपका काफी बड़ा एज है। जैसे इसमें सबसे पहला आता है आपका पैलियोलिथिक। ओके, क्या आता है? पैलियोलिथिक। ओके, पैलियोलिथिक पीरियड। ओके, पैलियोलिथिक पीरियड। इसके बाद क्या आता है आपका? इसके बाद आपका आता है मेसोलिथिक। ओके, मेसोलिथिक पीरियड। फिर आपका आता है नियोलिथिक पीरियड। आता है नियोलिथिक पीरियड। क्वेश्चन इसके अंदर अब देखिए, पैलियोलिथिक पीरियड क्या होता है? इसको हिंदी में बोला जाता है पूरा पाषाण काल। क्या बोलते हैं? पूरा पाषाण काल। ठीक है, इसको बोला जाता है मध्य पाषाण काल। क्या बोला जाता है? मध्य पाषाण काल। और इसको बोला जाता है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। अब देखिए, अब ये स्टोन एज को ना इन तीन हिस्सों में डिवाइड क्यों किया गया? देखिए, मानिए कि एक कोई तो आदमी है जो स्टोन एज का, इमेजिन कीजिए आप लोग, इतिहास को इमेजिन कीजिए कि ऐसा मान के लीजिए कि कोई तो एक व्यक्ति है जिसको, स्टोन एज का जो व्यक्ति है उसको स्टार्टिंग में पत्थर मिला, उसने जानवरों का शिकार पत्थर से किया। ओके, उसने क्या किया? जानवरों का शिकार पत्थर से किया, तो वो एज था उसका पूरा पाषाण काल। जानवर दिखता, बहुत बड़ा पत्थर मिला, उसके ऊपर फेंक दिया, तो वो नॉर्मल कॉमन सी बात थी, वो क्या हो गया? आपका पूरा पाषाण काल हो गया। फिर उसके बाद क्या आता है? आपका मध्य पाषाण काल आता है, मतलब मिजोलिथिक एज आता है। अब मिजोलिथिक एज में क्या हुआ? वो जो व्यक्ति था वो थोड़ा और सोचा, थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं, उसने थोड़ा और सोचा, तो उसने पत्थर को आकार दिया। उसने क्या किया? उसने पत्थर को आकार दिया। तब उसने उस आकार, मतलब नुकीले जो उसका शेप था, जो उसके पास स्टोन था, उसने उस नुकीले पाषाण से उस जानवर का शिकार किया, जिससे जानवर जल्दी मर गया। ओके, और पहले वाले काल में क्या था? जानवर को मरने में समय लग रहा था। ओके, लेकिन जो अगला काल आया उसमें जानवर जल्दी मर जाता था, क्योंकि पाषाण के जो स्ट्रक्चर्स वगैरह थे, पाषाण को जिस हिसाब से बनाया जाता था, उसमें थोड़ी सी क्या हुई? विकसित हुई, विकास हुआ। ओके, तो इसके बाद में आता है नव पाषाण काल। अब यहाँ पे क्या, अब उसके पास थोड़ी बुद्धि और आई। उसने क्या किया? उसने उसी नुकीले पत्थर के नीचे लगा दिया स्टिक, अर्थात लकड़ी लगा दी। अब वो क्या बन गया? वो एक भाला बन गया। अब वो दूर अब वो दूर खड़ा होकर भी अपने अपने जानवर का शिकार आराम से कर सकता था। तो ये क्या, मेरा नव पाषाण काल हुआ। तो इसी हिसाब से पाषाण युग को तीन कालों में डिवाइड किया गया है, जहां पे विकसित कुछ भी नहीं था, फिर थोड़ा हुआ विकसित, फिर बाद में पाषाण काल थोड़ा अच्छा विकसित हुआ। समझ गए? उस काल के हिसाब से, इसलिए इसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ओके, तो आई होप कि आपको इसके अंदर कोई डाउट नहीं होगा। अब एक मेन चीज आती है हिस्ट्री के अंदर, डेट। क्या आती है? डेट्स आती है। आपको डेट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी हम लोग डेट्स के ऊपर जाते हैं, अच्छे से मैं आपको डेट्स के बारे में बताता हूँ। चलिए, अब यहाँ पे हेडिंग डालिए, हाउ टू यूज डेट्स। ओके, हाउ टू यूज डेट्स, अर्थात तारीखों का इस्तेमाल कैसे करें। ओके, तारीखों का इस्तेमाल कैसे करें। चलिए, वैसे मुझे ले लो इसको। चलिए, तारीखों का इस्तेमाल कैसे करें, हाउ टू यूज डेट्स। अब एक बात बताइए, अगर आज का समय है, अगर आज कितना है? आज 2022 है। अगर आज 2022 है, तो जाहिर सी बात है, कभी ना कभी तो 2000 भी रहा होगा, और कभी ना कभी तो 500 भी रहा होगा, और 100 भी रहा होगा, और कभी ना कभी तो जीरो भी रहा होगा। ओके, कभी ना कभी तो जीरो भी रहा हो, कभी ना कभी तो जीरो भी
रहा होगा। अब बात ये, क्या इस जीरो के पहले दुनिया नहीं थी? क्या इस जीरो के पहले इतिहास नहीं था? जी था। ओके। अब देखो यहाँ पे, अब ये जो जीरो है ना, ऐसा माना जाता है कि इस दिन से हम लोग काउंट करते हैं जब जीसस क्राइस्ट का, ईसा मसीह का जन्म हुआ था, बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ओके, बर्थ ऑफ क्राइस्ट, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था, उसके बाद से 0, 100, 500, 2000, 2022 साल और ये आगे बढ़ता रहेगा। अब देखो अभी जीरो क्या है? जीरो का अर्थ होता है आपका कि इसके अंदर क्या है, हम लोग उस दिन से एक, मतलब कि निश्चित मान के चलते हैं कि हम लोग आने वाले तारीखों को इसी के हिसाब से काउंट करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर, क्या इस जीरो के पहले था कुछ? था ना, जीरो के पहले 100 होगा, फिर 200 रहा होगा। जीरो से क्या होगा, जीरो के बाद ना 100, 200, फिर यहाँ पे आपको 300 रहा होगा, फिर यहाँ पे 500 भी रहा होगा, या फिर आपका 1 लाख साल भी रहा होगा, या फिर आपका इनफाइनाइट बोल दो, या फिर 5 लाख साल भी बोल दो। ओके। अब क्या होता है यहाँ पर ना, देखो, अब यहाँ पर जो आपका होता है, ये जो जीरो है, अगर आप इसके पीछे जाते हो तो इसको बोला जाता है बीसी, अर्थात बिफोर क्राइस्ट। मतलब ईसा मसीह के दिन के ईसा मसीह के बर्थ के पहले से, उनका जब जन्म हुआ था उसके पहले का समय, उसको बोला जाता है बीसी। क्या बोलते हैं? बिफोर क्राइस्ट बोला जाता है। ओके, इसके पहले आप कितना भी समय लगा सकते हो। अब देखो यहाँ पर, अब ये जो बीसी है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि हम लोग किसी भी चीज को कंपेयर कर रहे हैं इस जीरो से, मतलब जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ओके, जैसे मानिए मैं अगर बोलता हूँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 बीसी में, और उनका डेथ हुआ था 483 बीसी, कितने मतलब 483 बीसी में हुआ था। तो बताइए वो कितने साल जिए थे? तो बताइए वो कितने साल जिए थे? अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि ईसा मसीह के जन्म से 563 साल पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसका अर्थ क्या है कि ईसा मसीह के जन्म के 563 साल पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। फिर उसके बाद 483 बीसी का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ईसा ईसा मसीह के जन्म के 483 साल पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। ये बीसी जो है, ये सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन है आपका इस जीरो के साथ में। समझ गए? 563 का मतलब क्या है? 563 बीसी का मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म से 563 साल पहले ईसा मसीह गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और 483 बीसी का मतलब क्या है? ईसा मसीह के जन्म के 483 साल पहले गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ओके, मतलब ईसा मसीह को जन्म लेने में जब 483 साल बाकी थे, तब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। तो ये जो कैलेंडर है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है ग्रिगोरियन कैलेंडर। क्या बोलते हैं? ग्रिगोरियन कैलेंडर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ग्रिगोरियन कैलेंडर बोला जाता है। तो आपको अब तो कोई डाउट नहीं होगा इसमें क्या होता है। अब देखो यहाँ पर, अब आपको पता लगाना है कि गौतम बुद्ध कितने साल जिए थे। तो कुछ नहीं करना है, देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटा नंबर माइनस कर दो, आपको मालूम पड़ जाएगा 80 साल टोटल वो जिए थे। समझ गए? तो ये बीसी क्या है? ये बीसी ने किसी की परफेक्ट डेट नहीं है, ये बीसी केवल कंपैरिजन है। कि मैं अगर बोलूं कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ था, तो 563 बीसी कोई डेट नहीं है। ये डेट क्या है? ये डेट कंपैरिजन है कि ईसा मसीह के 563, जब ईसा मसीह को 563 साल बाकी थे जन्म लेने में, तब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ओके, समझ लो। आप अगर अपने आप को मानते हो, मान लो कि आपका जन्म अगर 1 बीसी को हुआ था। ओके, एक मत करो, आपका जन्म अगर 99 बीसी को हुआ था और आपकी मृत्यु हुई थी 1 बीसी में, तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ ये होगा कि कोई व्यक्ति था, जब ईसा मसीह को 99 वर्ष बाकी थे जन्म लेने के लिए, तब उस व्यक्ति का जन्म हुआ था। और जब ईसा मसीह को जन्म लेने में एक वर्ष बाकी था, तब उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। समझ गए? सिर्फ कंपैरिजन, तुलना करनी है आपको। समझ गए? बीसी का मतलब ये होता है, बीसी में कोई परफेक्ट डेट नहीं होता। आप लोग देखोगे, आपका ध्यान जा रहा होगा, यहाँ पे सब क्या है, घटते हुए क्रम में लगा हुआ है। सारी की सारी डेट क्या हो रही है? घट रही है। बढ़ यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब क्या हो रहा है? घट रहा है यहाँ पर। समझ गए? तो बीसी में क्या होता है? बीसी में डेट घटती हुई दिखाई देती है। बीसी में डेट क्या होता है? आपकी घटती हुई दिखाई
देती है। जैसे यहाँ पे देख लो, आप लोगों को डेट घटता हुआ दिखाई दे रहा होगा, 563 और यहाँ पर 483। ओके, मतलब पहले गया, पहले बड़ा डेट आया, फिर आपका छोटा डेट आया। अब अगर मैं इसके बाद की बात करता हूँ, तो ये जो होता है ना, इसको बीसी बोला जाता है। बीसी अर्थात होता है आपका बिफोर क्राइस्ट। क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट अर्थात ईसा पूर्व। क्या होता है? ईसा पूर्व। इसका अर्थ क्या होता है आपका? ईसा पूर्व होता है। अब देखो, अब आप लोगों ने कितनी बार ना एडी भी देखा होगा अपने इतिहास की पुस्तकों के अंदर, बट आप लोगों को समझा नहीं होगा उस एडी का अर्थ क्या होता है। ये जो एडी यहाँ पर लिखा जाता है, एडी। ओके, इस एडी का अर्थ क्या होता है? इस एडी का अर्थ होता है, वेट, यहाँ पे शायद आपको मैं दिखाई देता रहूंगा, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ क्या? चलो, तो थोड़ा मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लूँ, इसको यहीं पे रख देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो, एडी, एडी का अर्थ क्या होता है? एडी का अर्थ होता है एनो डोमिनी। क्या होता है? एनो डोमिनी। ठीक है, एनोडोम, सॉरी, एनोडोमिनी क्या आपका एक लैटिन शब्द है। ओके, अब एनोडोमिनी का अर्थ क्या होता है कि इसके बाद जो भी वर्ष शुरू होगा, वो आपका नॉर्मल डेट बढ़ते हुए क्रम में रहेगा, जैसा कि आपका आज है। ओके, इसको हम लोग सीई भी बोलते हैं, अर्थात कॉमन एरा। क्या बोलते हैं? कॉमन एरा भी बोलते हैं। कॉमन एरा, या फिर आप लोग इसको क्या बोलते होंगे? ईसवी भी बोलते होंगे इसको, आप लोग ईसवी भी बोलते होंगे। क्या बोलते होंगे? ईसवी भी बोलते होंगे। समझ गए? जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है जिसका जन्म किसमें हुआ, 1867 में हुआ, और इसकी मृत्यु हो गई 1920। यहाँ पे देखो, अब ये क्या 1867 आपका ना सी ही होगा, या फिर आप लोग यहाँ पर ना इसको बीसीई भी बोल सकते हैं। बीसीई का अर्थ क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा। यहाँ पे बीसीई भी आपका एक शब्द आता है जिसका अर्थ होता है आपका बिफोर कॉमन एरा। ओके, बिफोर कॉमन एरा। ओके, कॉमन एरा का अर्थ क्या है? यहाँ से जो एरा शुरू हुआ, यहाँ से जो कालखंड शुरू हुआ है, उसको बोला जाता है कॉमन एरा। ओके, मतलब बिफोर कॉमन एरा। तो यहाँ पे आप लोग क्या बोल सकते हो? ओके, तो आप लोग यहाँ पे 1867 में क्या लिख सकते हो? आप लोग एडी लगा सकते हो, सीवी लगा सकते हो, या फिर बीसी अर्थात ईस्वी भी लगा सकते हो। आपको कोई दिक्कत नहीं हो, यहाँ पे सी लगा देते हैं, कॉमन एरा। ओके, तो आई होप कि आपको ये जो डेट का स्ट्रक्चर है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए, और आपको अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए मैं आपको डेट्स लिखवा देता हूँ सबके। चलिए, जैसे देखिए एशियंट हिस्ट्री, देखिए अगर आपको डेट्स में कुछ भी डाउट है ना, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं ये जो डेट्स का टॉपिक है वो दोबारा लूंगा, क्योंकि ये एक बार में सबको समझ में नहीं आता, बट मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है आपको, और आपको समझ में आना भी चाहिए। ओके, क्योंकि आप लोग ग्रेजुएट बच्चे हो, ग्रेजुएट हो, 12th पास हो, इतना तो आना चाहिए आपको। चलिए, देखिए यहाँ पर, अब जो आपका एशियंट हिस्ट्री, इसका डेट क्या है आपका? इसका डेट है आपका 5 लाख। ओके, 5 लाख बीसी से लेकर 712 एडी तक। कहाँ तक है? 712 एडी तक है। मतलब अगर मैं आपको अंदाजा बताऊं, तो 5 लाख बीसी से लेकर वो कब से कहाँ तक आएगा आपका? 712 एडी तक आएगा। मतलब लगभग यहाँ से यहाँ तक आपका क्या रहता है? यहाँ से तक आपका क्या रहता है? एशियन हिस्ट्री रहता है। मतलब जीसस क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म के समय भी वो प्राचीन भारत में ही थे। ओके, चलिए, यह आपका कहाँ से कहाँ तक आता है? यह आपका आता है 712 से लेकर 1760 एडी तक। और ये आपका कहाँ से कहाँ तक आता है? मॉडर्न इंडिया आपका आता है, मॉडर्न हिस्ट्री आपका आता है 1760 से लेकर 1947 तक आता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, तो आपको यहाँ से लेकर इस काल, या आपको यहाँ से लेकर इस कालखंड तक का इतिहास आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए, अब ये देखिए, अब ये जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, इसमें भी जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका, वो है आपका 1885 से लेकर 1885 से लेकर 1947 का, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट। क्या बोलते हैं? इंडियन, वेट यार, शायद मेरा फेस आ रहा है यहाँ पे।
चलो, क्या बोलते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट। ओके, इंडियन नेशनल मूवमेंट। ओके, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। क्या था आपका? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। कोई दिक्कत आपको इसके अंदर? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, तो आई होप कि आपको बड़े अच्छे समझ में आ गया होगा। और जो हमारा अभी चालू है 2022 एडीसी, ये भी आपको कंसेप्ट अच्छे से आ गया होगा। तो अभी हम लोग नेक्स्ट टाइम क्या चालू करने वाले, देखिए, आप लोग मुझे बताइए कि आपको क्या पढ़ना है। प्राचीन भारत पढ़ना है, मध्यकालीन भारत पढ़ना है, फिर आधुनिक भारत पढ़ना है। ओके। और जहां तक मुझे लगता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एशियन हिस्ट्री बहुत ज्यादा बड़ा भी है। तो वो आपके कमेंट पे डिपेंड करता है कि आप लोगों को क्या पढ़ना है। आप, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आपका कमेंट करना बनता है कि जी सर हमको ये लेक्चर, मतलब आप इस एरा से हमको सिखाना स्टार्ट कीजिए। और जिस कमेंट के सबसे ज्यादा चांसेस रहेंगे, जो सबसे ज्यादा कमेंट हुआ रहेगा, मैं वही आपको सिखाऊंगा। ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं बोलूंगा बिल्कुल, क्योंकि वो तो आपको करना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक तो मारना है आपको। ओके। और कमेंट करके बताने कि आपको पढ़ना क्या है। और रही बात, आपको अगर मेरे चैनल के बारे में सर्च करना है, देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल आपको कहाँ पे जाना है, आपको यूट्यूब पे जाना है। आपको यूट्यूब पे जाना है और आपको यहाँ पे सर्च करना है अंकुश मिश्रा मैथ्स। ओके। आपको यहाँ पे सर्च करना है अंकुश मिश्रा मैथ्स। यहाँ पे मेरा चैनल आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे मेरी सारी वीडियोस हैं जितने मैंने सिखाया है। मैंने लगभग आधा मैथ्स यहाँ पे सिखा कर रखा है, आप लोग मैथ्स भी पढ़ सकते हो। अगर मैं इन शॉर्ट आपको बोलूँ तो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा एक एसएससी का बैच सिखाया जाएगा, जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, रीजनिंग। ओके। जो आपके 90% सिलेबस है वो मैं आपको आपके सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैंने टारगेट रखा है 1 साल का, कि मैं 1 साल के अंदर सारे सब्जेक्ट्स आपको सिखा दूं। क्योंकि मैं अकेला टीचर अगर सारे सब्जेक्ट सिखा रहा हूँ तो मुझको भी नोट्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह प्रिपेयर करने में टाइम लगता है। बट हाँ, मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ, मैंने जो भी टॉपिक सिखाऊंगा मैं आपको, दैट टॉपिक इज वेरी फाइनेस्ट टॉपिक। उस टॉपिक से अगर आपका कोई सवाल छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। ये इस चीज की मैं गारंटी आपसे, ये चीज की गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ कि आपको जो भी टॉपिक में सिखाऊंगा उस टॉपिक से आपका कोई सवाल छूटेगा नहीं। और मैं 1 साल के अंदर पूरा सिलेबस खत्म करवाने की कोशिश रखूंगा। और मैथ्स और रीजनिंग के लिए मैंने 6 महीने का टारगेट रखा है। और आपका जो जीएस का है पोर्शन, मैंने उसके लिए 1 साल का टाइम रखा है, जिसके अंदर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो साइंस भी आएगा आपको उसके अंदर। मतलब ये यहाँ पे आपको हो गए 7 सब्जेक्ट, ये आपके हुए। और 2 सब्जेक्ट आपके मैथ्स और रीजनिंग हो गए, मतलब टोटल 9 सब्जेक्ट मैं अकेला सिखा रहा हूँ। तो मुझको भी टाइम लगेगा, आप लोग भी अगर फ्रेशर्स हैं तो आप लोग भी धीरे धीरे पढ़ना चालू कीजिए। ओके। या फिर कोई अगर आपके भाई बहन वगैरह है तो आप उनको ये वीडियो सजेस्ट कीजिए, अगर उनको बेसिक से शुरुआत करनी है। और मैं बहुत बेसिक से सिखा कर लेते हुए चल रहा हूँ। और नीचे दिए गए आपका जो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप वहां से वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके। चलिए, तो आई होप कि आपको आज के लेक्चर में बड़ा मजा आया होगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ मैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अब एशियन हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री में दो आपको ऑप्शन देता हूँ। ओके, क्योंकि मेडिवल हिस्ट्री इतना बड़ा नहीं हो, वो स्मॉलर टॉपिक है। तो आपको इन दोनों में से क्या पढ़ना है वो आप मुझको बता दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।